के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नगर की सरकार में। और सबसे पहले अब बात करेंगे बड़ी खबर की, चूंकि अलग अलग जगह पर क्या कुछ आकलन कह रहा है। नगर की सरकार के लिए आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो गई, उसके बाद दूसरे चरण में जो बंपर वोटिंग हुई है वो आखिर किस ओर इशारा कर रही है, इसको लगातार हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। अलग अलग जगह पर कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ ये भी आप समझिए। बड़ी खबर के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर अलग अलग जगह पर कहां पर वोटिंग का परसेंटेज क्या कुछ कह रहा है। भोपाल, राजधानी भोपाल समेत अलग अलग शहरों की अगर हम बात करें, 16 नगर निगमों की अगर हम बात करें, तो दावे तो कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने हैं, लेकिन वहां पर आकलन क्या कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का कह रहा है या फिर वहां पर अलग अलग सीटों को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दावे क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश कर रही हैं। और चलिए अब आपको सीधा सागर लेकर चलते हैं। सागर में वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन क्या कुछ कह रहा है चुनाव में जीत और हार को लेकर नगर की सरकार के लिए, सुनिए। सागर शहर के वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, शहर की आबो हवा से आप कई सालों से अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से नगर में किसकी सरकार बनने वाली है? संगठन की। जिसका संगठन मजबूत होगा वो अपनी वोटें निकलवा पाएगा और वही मतदान कराने में सक्षम होगा। और जहाँ संगठन है वहाँ जीत पक्की है। अब ये तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। जिस अंदाज में दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी उसमें ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की गलतियां रही हैं, सत्ता पक्ष की दबाव की राजनीति रही है, उसके चलते कुछ हवा ऐसी चली कि विपक्ष को लाभ हुआ है। अब सरकार किसकी बनेगी ये तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन फिलहाल दोनों पार्टियां उम्दा चुनाव लड़ी। किन मुद्दों को लेकर आपके हिसाब से लोगों ने वोट किए हैं, आम लोगों ने? देखो, भारतीय जनता पार्टी के जाहिर तौर पर स्मार्ट सिटी सागर में है, काम बहुत हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये ध्येय रहा है कि सत्ता पक्ष की जो विकास कार्य है उनमें क्या खामियां हैं, क्या भ्रष्टाचार है, ये कांग्रेस का प्रबल मुद्दा रहा है। उस पर जनता कितनी नाराज रही है और जनता ने किस अंदाज में वोट दिया है ये तो 17 तारीख को पता चलेगा। लेकिन हवाओं के रुख से ये तय होता है कि हल्की सी जनता नाराज थी और नाराज खासकर थी विकास कार्यों की खामियों को। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया लगातार बने हुए हैं। प्रभु जी, सागर में किसकी बनेगी नगर सरकार? देखिए पराग, जो राय पत्रकारों की निकल कर आ रही है वो ये इशारा कर रही है कि मुकाबला कांटे का है सागर में, और बिल्कुल कांटे का मुकाबला है यहाँ पर। और यहाँ ये एक तरीके से कहें कि नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जो हैं उनकी साख का सवाल है, भाजपा के जो विधायक हैं शैलेंद्र जैन उनकी साख का सवाल है। और बड़ा रोचक मुकाबला इसलिए भी है कि जो कांग्रेस कैंडिडेट है निधि जैन, वो विधायक जो है बीजेपी के, उनकी भाभी हैं, वो उनके भाई की पत्नी है। कांग्रेस बीजेपी की जो कैंडिडेट हैं उनके पति पिछले चुनाव के समय कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। तो एक तरीके से कहिए दल बदलू वाला जो मामला है ये उसका चुनाव है। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो जैन समाज का वोट और ब्राह्मण समाज का वोट, वो ज्यादा यहाँ पर फैक्टर प्रभावी दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। अब छिंदवाड़ा चलते हैं। छिंदवाड़ा में वरिष्ठ पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं अपने आकलन को देखते हुए, सुनिए और देखिए रिपोर्ट। आफाक भाई, जहाँ तक मेयर पद का चुनाव है तो इसमें शुरुआती रुझानों में तो जरूर लगा था कि नगर निगम के असिस्टेंट कमिश्नर की हर घर में दस्तक है और लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ता गया और वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चाबंदी की, खासतौर पर सीएम के 2 बार के प्रचार के बाद और कमलनाथ जी के 2 दिवसीय दौरा, उसके बाद सांसद जी का दौरा, इसके बाद फिर परिदृश्य जरूर बदलता नजर आया। जहां पहले कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम आहाके को लोग नहीं पहचान पा रहे थे, उन्होंने फिर बाद में घर घर पेंट बनाती हुई अपनी मजबूत पकड़ बनाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि वक्त है बदलाव का। भाजपा के पक्ष में लहर थी, लेकिन जो 18 बागी हुए 37 लोग निकल गए, उससे जनता के मन में अविश्वास की भावना बढ़ी कि यदि हम इनको चुनते हैं तो परिषद बनती है इनकी, तो भी परिषद में खलबली पैदा होगी। इसलिए मेरा जो 48 वार्डों का सर्वे है, जनता के जवानी जो जनता के मुंह सुने, एक ही बात कहना कि भाई हम बदल रहे हैं। बदलने का मतलब है कि कांग्रेस सत्ता में आ रही है और बीजेपी सत्ता से जा रही है। जहां तक महापौर का सवाल है, महापौर भी युवा है और उसके ऊपर कोई आरोप नहीं है। और एक प्रचारित हुआ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का बच्चा है,
तो यहाँ जो आंगनबाड़ी के लोग थे उनसे लेकर के आदिवासी समाज को लेकर के जो बंटवारा थे वोट का वो भी नहीं बट पाया। विक्रम आके को ऐसा मिला, ऐसा प्रतीत होता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यक्तिगत मत है वो है कि मेयर भी कांग्रेस का होगा और परिषद भी कांग्रेस की होगी। को लेके किसी भी विषय पे कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन मेरा जो आकलन है कि यहाँ पे जो स्थिति है वो जैसा कि धर्मेंद्र भाई ने भी बताया कि टक्कर बराबर की हो गई है, मतलब नेट टू नेट फाइट है। और इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो हो जाएगा इस बार, पहली बार आदिवासी सीट महापौर के लिए है, तो उसमें भले ही आदिवासी दूसरे लड़ रहे हैं, लेकिन जो पार्टियों के भीतर जो बगावती जो थे वो किस तरफ जाएंगे, वो क्या रोल कर रहा है, इससे काफी कुछ इस परिणाम पे डिपेंड करेगा। वार्डों की भी वही स्थिति बनना है जो महापौर की बनना है। दोनों प्रत्याशी क्योंकि आदिवासी वर्ग के लिए सीट आरक्षित थी, ट्राइब्स थे, ट्राइब्स वोट भी तो बटे होंगे ना, लगता होगा ना आपको। विक्रम हाके को भी वोट मिले होंगे तो आनंद धुर्वे को भी वोट मिले होंगे। सिर्फ एक प्रत्याशी ये कह ले कि पूरे वोट मुझे मिल गए, तो ये तो नहीं हो सकता, क्या लगता है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ट्राइब्स वोट भी बटेंगे और ट्राइब्स का जो समीकरण है और प्लस बागी का जो समीकरण है वो मिलके एक त्रिकोणीय फैक्टर बना रहा है, जो अभी अपन शायद देख नहीं पा रहे हैं। वही फैक्टर इन दोनों की जीत हार तय करेगा, जो मुझे लगता है। एक्चुअल क्या, मैंने अपना खुद का एक सर्वे ग्रामीण वार्डों में जाके किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ग्रामीण वार्ड जब नगर निगम से जुड़े तो जो फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको मिल नहीं पाई। उन्हें टैक्स दिया पर वहाँ पर ग्राउंड पे काम नहीं हो पाया। तो एक फैक्टर है कि ग्रामीण से कहीं ना कहीं कांग्रेस प्लस रहेगी। वही फैक्टर यदि अपन सिटी में देखें तो सिटी में बारिश कह सकते हैं कि उसके कारण मतदान कम हुआ, और दूसरा फैक्टर कि ये अपन मान सकते हैं कि जो एक संभ्रांत वर्ग था उनने वोट नहीं किया। अभय भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमको जो बात सब जगह घूमे, हम पूरे शहर में ग्रामीण में भी गए, हमको जो नज़र देखने को मिला, जो सब कुछ सुनने को मिला, वो कहीं ना कहीं 18 साल बीजेपी को नगर पालिका और नगर महापौर भी बीजेपी का रहा, और 1.5 साल जो बीच में कांग्रेस की सरकार रही, उसमें जो काम लोगों ने एनालिसिस किए उसमें कहीं ना कहीं बदलाव था कि नहीं वो 1.5 साल में छिंदवाड़ा में काम हुआ या 18 साल में क्या हुआ, कहीं ना कहीं बदलाव। चाहे पानी की बात को ले लें, रोडों की बात को ले लें, सौंदर्यीकरण को ले लें, तो 1.5 साल का कहीं ना कहीं वो कार्यकाल जो कमलनाथ जी का था मुख्यमंत्री काल में छिंदवाड़े का, वो काफ़ी सराहनीय था। उसको लेके लोगों को वो एक मन में था कि कहीं ना कहीं अगर हम कांग्रेस की सरकार नगर निगम में लाते हैं तो हमको फिर से वही विकास मिलेगा देखने को। तो आपने वरिष्ठ पत्रकारों का आकलन भी सुन लिया। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी हैं। नीरज जी, आपका स्वागत है। अंकुश शुक्ला है, बीजेपी से नगर मंडल अध्यक्ष हैं। अंकुश शुक्ला जी, आपका स्वागत है। और साथ ही प्रबल सक्सेना है, कांग्रेस के नेता। प्रबल जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले अंकुश शुक्ला जी, आपके पास में आ रहा हूं, किसकी बन रही है बताइए सर छिंदवाड़ा में सरकार? अंकुश जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? अंकुश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? चलिए, लगता अंकुश शुक्ला तक आवाज नहीं जा रही है। प्रबल सक्सेना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रबल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, नहीं जा रही आवाज। नीरज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए, अभी लगता संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, हमारे साथ प्रभु पटेरिया लगातार बने हुए हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। प्रभु जी, छिंदवाड़ा को लेकर क्या कुछ आपका आकलन कह रहा है सर, किसकी बनेगी सरकार? पराग, छिंदवाड़ा के पत्रकारों ने अपना खुद का जमीनी सर्वे करा के जो राय प्रकट की है वो इशारा कर रही है, चूंकि उन्होंने फील्ड पर जाकर सर्वे किया है। और स्वाभाविक तौर पर छिंदवाड़ा में एक अलग फैक्टर है, नाथ फैक्टर। कमलनाथ वहां के जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बेटे सांसद हैं। और इस पूरे के साथ यदि बीजेपी कैंडिडेट को देखते हैं तो राजनीति में नए हैं, नगर निगम के अपर कमिश्नर रहे। अपर कमिश्नर रहते कुछ अच्छे काम उन्होंने किए होंगे, कुछ काम ऐसे होंगे जिसको लेकर उनको प्रति इनकम्बेंसी होगी। तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा में अपर हैंड यहाँ पर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। जो सर्वे निकल कर आया वो बता रहा है, इशारा कर रहा है कि कांग्रेस में इस बार नगर सरकार की ओर छिंदवाड़ा की तरफ देख रही है, वहां की जनता कांग्रेस के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रभु जी, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार टिकट बंटवारे में एक नई स्ट्रेटजी अपनाने की कोशिश की है।
बिल्कुल पराग, कांग्रेस ने स्ट्रेटेजी हर जगह बदली है। हमने देखा कि सतना में, इंदौर में, और उनने 3 विधायकों को टिकट दिया है। ग्वालियर में विधायक की पत्नी को उतारा है, तो कहीं वो विधायकों को उतार रहे हैं। यहाँ पर एक नए बच्चे को चुनाव मैदान में उतारा है उनने, की जो कि जिसके माता पिता पीड़ित गरीब परिवार से थे। कहीं ना कहीं एक उनको कर्मचारी वर्ग का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो एक तरीके से ये पूरा का पूरा कांग्रेस ने समीकरण अच्छे लगाए हैं। लेकिन बीजेपी का भी हम ये नहीं कहते कि कमजोर है पूरे प्रदेश में। बीजेपी का संगठन खासा मजबूत है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी भी अच्छी रही है, और उनने भी सर्वे करके अपने जीतने योग्य उम्मीदवार उतारे। लेकिन छिंदवाड़ा में चूंकि पूरी की पूरी बात अलग होती है, छिंदवाड़ा को नाथ नगरी कह सकते हैं हम। वहां पर यदि कमलनाथ मैदान में है तो आप ये देखिए कि छिंदवाड़ा की सारी विधानसभा सीट कांग्रेस ने जीती, सांसद कांग्रेस के हैं। तो एक तरीके से वहां पर यदि ठीक है, चलिए प्रभु जी लौटेंगे, आगे का आकलन भी आपसे मैं समझूंगा। सतना के पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं नगर की सरकार को लेकर, सुनिए। अनुसार किस पार्टी की नगर सरकार बन रही है? देखिए, बड़ी असमंजस की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी हराने का काम कर रही है, कांग्रेस को कांग्रेस ने हराया है। बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में थी, त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो रिजल्ट होगा वो अप्रत्याशित होगा। एक नया चेहरा सामने आएगा, क्योंकि जो अभी महापौर के कांग्रेस से प्रत्याशी थे वो सिटिंग एमएलए भी हैं, और उनके जो 4 साल का कार्यकाल था उसको देख के जनता कितना खुश है कितनी नाराज है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, और जनता को दिख भी रहा है। भाजपा का जो चेहरा था वो पैरासूट था, अचानक उतरा मैदान में। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी दिग्गज नेता थे उन्होंने भाजपा को हराने का काम किया, और कांग्रेस के जितने दिग्गज नेता थे उन्होंने कांग्रेस को हराने का काम किया। सतना नगर निगम के लिए मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही अंत में जो है समीकरण आपस में बनेगा। टक्कर बहुत कांटे की है। बहुजन को लगातार कहा जा रहा है कि बहुजन और भाजपा की लड़ाई आएगी, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि बहुजन का जो कोर वोटर है वह यह भली भांति से जानता है कि बहुजन के वोटर को हमेशा से ठगा गया है। भीतरघात भारतीय जनता पार्टी का इकलौता चिंताजनक विषय है, लेकिन अभी जो वर्तमान समीकरण है तो भीतरघात कांग्रेस और भाजपा दोनों में है और पर्याप्त स्तर पर है। क्योंकि भाजपा का संगठन बहुत मजबूत है, तो संगठनात्मक स्तर पर भाजपा कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे है, इसलिए एक बहुत अच्छी फाइट, क्लोज फाइट होने की संभावना है। किस पार्टी का महापौर बनेगा? वर्तमान परिस्थितियों को देखा जाए तो जिस हिसाब से निगम चुना हुआ है तो भाजपा की स्थिति मजबूत दिख रही है। सतना में त्रिकोणीय मुकाबला है। भाजपा ने जहां संघ की पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखने वाले योगेश ताम्रकार को अपना प्रतिनिधि बनाया था, वहीं कांग्रेस ने सेटिंग एमएलए सिद्धार्थ कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था। वहीं कांग्रेस से बगावत कर रहे पूर्व मंत्री सईद अहमद को बसपा ने अपना प्रत्याशी बनाया था। कुल मिलाकर मुकाबला यहाँ त्रिकोणीय है, लेकिन अगर बोर्ड का ग्राफ देखा जाए तो भाजपा की स्थिति सबसे मजबूत दिख रही है। सतना में योगेश ताम्रकार भाजपा से जो हैं उनका महापौर आकलन आपने सुन लिया, लेकिन इस वक्त सतना का भी हम आकलन करेंगे, आगे चर्चा इस पर भी करेंगे। मगर छिंदवाड़ा से 2 नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी से नगर मंडल अध्यक्ष हैं अंकुर शुक्ला। अंकुर शुक्ला जी आपका स्वागत है, और साथ ही कांग्रेस से नेता प्रबल सक्सेना है। प्रबल जी आपका स्वागत है। अंकुर जी सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं सर, किसकी सरकार छिंदवाड़ा में, बताइए आपका आकलन क्या कह रहा है? देखिए, आकलन यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो लगातार 15 वर्षों से काम कर रही है और पुनः शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी, और 2003 के बाद से छिंदवाड़ा मॉडल का जो नाम लिया जा रहा था पूरे प्रदेश में, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी। और जब नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की 2004 में आई, उसके पहले कांग्रेस नीति नगर सरकारें थी, उसमें कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं रहता था। विकास के नाम पर ठगा जा रहा था, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा था। कन्हई राम रघुवंशी जी एक बार नगर सरकार के नगर पालिका के अध्यक्ष बने, उसके बाद दूसरी बार जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। लगातार नगर निगम की सौगात जो भारतीय जनता पार्टी ने छिंदवाड़ा को दी, तो पहला महापौर भी भारतीय जनता पार्टी का जनता ने जिताया। ठीक है। विकास को लेकर के हम, चलिए विकास का दावा आपका है, विकास का दावा आपका है। प्रबल सक्सेना से समझते हैं, 15 साल की बात कर रहे हैं, अपने विकास की बात कर रहे हैं अंकुर शुक्ला। प्रबल जी आपका दावा क्या है कांग्रेस पार्टी का? सर दावा तो ये है कि सबसे पहले तो मैं प्रत्याशी की बात कर लूं जी, कि पहली बार ये ऐसा हुआ होगा कि भाजपा ने पैराशूट कैंडिडेट
लैंडिंग कराई और अनफॉर्चुनेटली वो लैंडिंग क्रैश हो गई सर। दूसरी चीज, वही कांग्रेस का जो कैंडिडेट थे वो एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का बेटा है। दूसरी चीज, माननीय कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ने उस पर विश्वास जताया। वो 12 साल से एक जमीनी कार्यकर्ता रहा है। और जब हम जनता से मिलने निगम के क्षेत्रों में निकले, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो निगम के, चाहे शहरी क्षेत्र हो, उन दोनों क्षेत्रों ने लोगों ने उसे गले लगाकर अपनाया। उन्होंने कहा हमें कोई अधिकारी नहीं चाहिए। अब भाई छिंदवाड़ा मॉडल का इम्पैक्ट कितना पड़ेगा प्रबल जी, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा छिंदवाड़ा मॉडल का? 100% इम्पैक्ट पड़ेगा सर। छिंदवाड़ा मॉडल सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जाना जाता है। और माननीय कमलनाथ जी और माननीय नकुलनाथ जी ने जो, चाहे हम उसे शिक्षा का क्षेत्र बोल लें, चाहे हम उसे सेवा का क्षेत्र बोल दें, चाहे अस्पताल के बारे में बात कर लें, उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तैयारी करी थी जब 1.5 साल की हमारी सरकार थी, जो मध्य भारत का सबसे बड़ा अस्पताल था। पर भारतीय जनता की पार्टी ने उस अस्पताल का बजट कम कर दिया। चलिए अंकुर जी, ठीक है, चलिए अंकुर जी बहुत संक्षेप में, बहुत शॉर्ट में सर, छिंदवाड़ा मॉडल का बेनिफिट होगा कांग्रेस पार्टी को, ये प्रबल सक्सेना कह रहे हैं। अंकुर जी बोलिए। 15 माह की सरकार थी, उस 15 माह में नगर निगम में जम के भ्रष्टाचार हुआ। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पैसा भी छिंदवाड़ा नगर निगम को दिया नहीं, हमने आरटीआई से निकाला। और रही बात प्रत्याशी की, तो आने वाले दिनों में हमारे मित्र प्रबल सक्सेना जी को पता चल जाएगा कि छिंदवाड़ा की जनता किसे चुनती है। एक गरीब दैनिक वेतन भोगी से अपना कैरियर की शुरुआत करने वाले एक व्यक्ति को, जो लगातार लोक सेवक रहा और अपने बलबूते पे आदिवासी व्यक्ति को हमने असिस्टेंट कमिश्नर तक पहुंचा, उसे हमने महापौर का प्रत्याशी बनाया। और आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। ठीक है, ये प्रबल जी सारा पैसा छिंदवाड़ा ले जा रहे हैं कमलनाथ, ये बीजेपी के नेताओं का आरोप है। बिल्कुल, सारा पैसा छिंदवाड़ा अगर आ भी रहा है तो इसमें परेशानी की क्या बात है? छिंदवाड़ा का विकास भी तो हो रहा है। वो कह रहे हैं कि निगम के लिए तो पैसा नहीं दे रहे हैं, निगम के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। सर, आपके स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी ने भी एक्सेप्ट किया कि जब प्रदेश में जरूरत पड़ी है तो माननीय कमलनाथ जी ने ही पैसा दिया है। और 15 माह के कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जब 15, मैं आपको बता दूं 15 माह के कार्यकाल में मेरे सम्मानीय साथी मेरे साथ में भाजपा के, मैं उनका जनरल नॉलेज थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। 15 माह की सरकार में लगभग 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा में आए। जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। कागजों में थे वो प्रोजेक्ट, कागजों में थे प्रबल जी। मैं आपको नाम से बता देता हूं सर, एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, यूनिवर्सिटी आज हो गई है। आप शापू जी, पालन जी ऑलरेडी ने जैसी बड़ी कंपनी ने अपना सेटअप बनाया। यानी छिंदवाड़ा मॉडल से बीजेपी को नुकसान। अंकुर जी, छिंदवाड़ा मॉडल से बीजेपी को नुकसान की बात करें प्रबल जी तो नहीं, छिंदवाड़ा मॉडल जो है वो भाजपा की ही देन है। मेरा यही तो कहना है, ये जनता ने बार बार बीजेपी की नगर सरकार क्यों जिताई, बार बार भारतीय जनता पार्टी को नगर सरकार में क्यों जिता रहा? सर आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, पैसा नहीं आया तो काम नहीं हुआ तो कैसे बीजेपी को जिताएगी जनता? वही, ये तो जनता सबूत है। फिर ये कैसे बात कर रहे हैं भाई? और कमलनाथ जी, माननीय कमलनाथ, जितना भ्रष्टाचार सर, जितना भ्रष्टाचार इन निगम की सरकार में हुआ है, कुछ दिनों पहले दैनिक भास्कर की ये कटिंग थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 60 लाख रुपए का सिर्फ डीजल भारतीय जनता पार्टी के नेता नगर निगम से डलाते हैं एक महीने। चलिए सर, उम्मीद हम कर रहे हैं सर, आप लोगों के अपने आरोप भी हैं और अपने अपने दावे भी हैं, उम्मीद कर रहे हैं, अभी नतीजों का इंतजार करते हैं सर। बहुत शुक्रिया अंकुर शुक्ला जी आपका जुड़ने के लिए, प्रबल सक्सेना जी आपका बहुत शुक्रिया। ग्वालियर के पत्रकार क्या कुछ कह रहे हैं नगर की सरकार को लेकर, सुनिए जरा। ग्वालियर में मतदान का परसेंटेज जो कम हुआ है उससे निश्चित रूप से हार जीत बहुत कम मार्जिन से होने वाली है और अनप्रेडिक्टेबल होने वाली है और कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी है। ग्रामीण में वोटिंग अच्छी हुई है, जो नए वार्ड बढ़े हैं, तो जहाँ वार्ड अच्छे बढ़े हैं, जहाँ ज़्यादा वोटिंग हुई है वहाँ बीजेपी की जीतने की पूरी संभावना है। जहाँ वोटिंग कम हुई है वहाँ संघर्ष कम वोटों से रहेगा और कहीं कहीं जहाँ लोग पार्टी से टिकट न मिलने के कारण अलग होकर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया है, तो वह वो नुकसान भी पार्टियों को पहुंचाएंगे, कहीं कांग्रेस को पहुंचाएंगे, कहीं बीजेपी को पहुंचाएंगे। और कुछ इस बार ऐसा सभी लोगों का आकलन है कि ज़्यादा लोग निर्दलीय जीत के आने वाले हैं, जिसकी उम्मीद पहले नहीं होती थी, लेकिन इस बार मतदान कम होने से ये तय हो गया है कि जो अच्छी छवि का कैंडिडेट होगा वो चाहे वो निर्दलीय हो वो भी जीत सकते हैं। और मेयर पर भी कड़ा संघर्ष है, लेकिन बीजेपी का जो कमिटेड कैडर है उसने काम काफ़ी किया है, वोटर्स को निकाला है और जितने वोट डल गए हैं उसमें ये देखना है कि दोनों पार्टियों में भितरघात कितना किस लेवल पे हुआ है। अगर जिस लेवल पे जिस पार्टी के साथ ज़्यादा भितरघात हुआ होगा
उसको जीतना मुश्किल है। बाकी और आत्मचिंतन का विषय है। अब आप बोलेंगे कि ये मतदान प्रतिशत अगर कम हुआ तो उसके पीछे मोटी वजह क्या है, तो मुझे इसमें 3 मोटे कारण नजर आते हैं। मैं इसमें तीसरा कारण मानता हूं, निर्वाचन आयोग को तीसरे नंबर पर रखता हूं। मैं पहले नंबर पर मैं रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता टिकट वितरण के समय से एक कौम पैदा होती है सियासत में, जिसको हम कहते हैं बागी। उस बागी कौम ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं को अपने ही पार्टी के मैदानी कार्य से विमुख कर दिया था, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने घर घर से मतदाता को निकालने का काम करने वाला जो उसका मैदानी कार्यकर्ता था, मतदान दिवस के दिन वह। चलिए प्रभु जी के पास अब चलते हैं। प्रभु जी, क्या आकलन कह रहा है सर, ग्वालियर में किसकी सरकार? संक्षेप में बहुत। पराग, ग्वालियर में मुकाबला कांटे का है, लेकिन ये जो जिस तरीके से जो सुनाई दे रहा है टोन, कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में थोड़ा सा अपर हैंड दिखाई दे रहा है, लेकिन परिणाम तो जनता तय करती है किसको चुन रही है, क्योंकि वो अलग बात है। लेकिन फिलहाल जो है अपर हैंड वहां पर जो है बीजेपी का दिखाई दे रहा है। लेकिन बीजेपी के देखिए बड़े नेता हैं, इंपैक्ट कितना ज्यादा बीजेपी के ऊपर इसका पड़ेगा? सिंधिया की अगर हम बात करें तो उनका एक अलग वहां पर वजूद है, और भी बीजेपी के बड़े नेताओं को वहां पर अलग वजूद है, तो कितना फायदा बीजेपी को इन नेताओं को वहां पर मिलेगा? पराग, स्वाभाविक तौर पर ग्वालियर की जनता सिंधिया की बात को सुनती है, ग्वालियर की जनता नरेंद्र सिंह तोमर की बात को सुनती है। सबने मिलकर एक कैंडिडेट वहां पर जो सुमन शर्मा को चुनाव किया था वहां पर, और जिस तरीके से सुबह सिकरवार मैदान में है तो उनके परिवार से ही उनके खिलाफ हैं लोग, क्योंकि कुछ लोग उनके परिवार के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं। तो ये एक वहां पर ये देखने वाली बात है, क्योंकि विधायक उनके पति हैं और पत्नी यदि वहां पर चुनने की बारी आ रही है तो शायद जनता ये इसको बहुत आसानी से हजम नहीं कर पाएगी। तो इसलिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जो दांव है वो सफल होता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभु जी आपका इस पूरे आकलन के लिए। तो आपने देखा कि अलग अलग शहरों में जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनका आकलन क्या कुछ कह रहा है अलग अलग नगर की सरकार को लेकर, और प्रभु जी जैसा कि बता रहे थे चूंकि समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, अलग अलग आकलन सबका है। अब पहले और दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है। पहले चुनाव के चरण के नतीजे जो हैं वो 17 तारीख को घोषित किए जाएंगे, और जो दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है उसके नतीजे 20 तारीख को आएंगे। इंतजार अभी करना होगा, क्योंकि आकलन भी सबका अपना अपना है, आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और दावे भी दोनों दल अपने अपने कर रहे हैं। लेकिन 17 तारीख और 20 तारीख का इंतजार करिए, ताकि सही और सटीक नतीजे, जनता का फैसला आप सबके सामने होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।